Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss another very important and very interesting topic, that is the transport of respiratory gases. और आज के इस टॉपिक में हम साथ में डिस्कस करेंगे द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि किस तरह से जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये सारा कुछ जो है वो डिपेंड कर रहा होता है. लेट्स मूव to the glassware. So dear students, transport of the respiratory gases, an important conceptual topic. बहुत ही अहम conceptual topic है ये, कि जो respiratory gases हैं, दो ही तो respiratory gases हैं dear students, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये किस तरह से बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं. So dear students, the intake of oxygen and the removal of carbon dioxide from the alveolar capillaries depends upon the three factors. ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, यानी ऑक्सीजन का इनटेक, और ऑक्सीजन जो हम एयर के ज़रिए लेते हैं, और फिर एयर के ज़रिए ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं थ्रू द लंग्स. और उसमें जो मेन चीज़ इन्वॉल्व हो रही होती है, इन सब के जो बेसिक इनटेक और रिमूवल, वो हो रहा होता है एल्वेलर कैपिलरीज से. एल्वेला के गिर्द जो कैपिलरी नेटवर्क होता है वहाँ से. अब ये डिपेंड करता है फर्दर तीन फैक्टर्स के ऊपर, कि इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. वो तीन फैक्टर्स क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? नंबर वन इज डिफ्यूजन. So dear students, हम पहले बात कर चुके हैं डिफ्यूजन क्या होती है. इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर concentration टू एन एरिया ऑफ लोअर concentration विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मीन्स इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. क्लियर? तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये फर्स्ट फैक्टर है which further depends upon the difference between the partial pressures of the gases. The diffusion due to difference of partial pressures of gases in atmosphere and in the lungs. तो डिफ्यूजन कैसे होती है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ. तो दो ही गैसेस, इन दोनों की डियर स्टूडेंट्स जो डिफ्यूजन वो किस तरह से होगी, कि एक एनवायरनमेंट से, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट से जो एयर आ रही है, वहाँ पर जो गैसेस का पार्शियल प्रेशर, और लंग्स के अंदर जो गैसेस हैं जो डिफ्यूज कर कर जिन्होंने अंदर एल्वेलर स्पेस में आना है, एल्वेलाई के अंदर आना है, तो वहाँ पर देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन देम, उनका पार्शियल प्रेशर. ये केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं. पार्शियल प्रेशर क्या होता है? एक कंटेनर के अंदर
जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस का आपस में कंबाइंड प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, उसमें से इंडिविजुअली हर गैस जो उसके ऊपर जो गैस उस कंटेनर के ऊपर अपने फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर, और इस टोटल को हम कहते हैं उन सबको मिलाकर उसका वो बन जाता है टोटल प्रेशर। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, एयर दैट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एयरगॉन, क्रिप्टॉन यानी कि नोबल गैसेस हैं, ये सारी नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं और इस एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं। तो इनका इंडिविजुअल प्रेशर को अगर हम जो इनका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा सम अप करें तो वो बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वो प्रेशर जो एयर के अंदर है यानी एटमॉस्फेयर के अंदर है और जो एल्वोलाई के अंदर यानी कि लंग्स के अंदर है, इनके डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन होती है। सो ये पहला फैक्टर है, बहुत अहम फैक्टर है। आइए इसको एग्जाम्पलीफाई करता हूं और इसको समझते हैं किस तरह से। इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पार्शियल प्रेशर पहले देखेंगे हम, दैट इज PO2 इन एयर। एयर मीन्स कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में इसका पार्शियल प्रेशर है अबाउट 159 millimeters of mercury, clear? और लंग्स के अंदर, इन द लंग्स, इसका जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 100 millimeters of mercury, क्लियर? mm of Hg भी इसको बोलते हैं, क्लियर? तो एयर के अंदर कितना है 159, लंग्स के अंदर कितना है 100। तो डियर स्टूडेंट्स, कहां पर प्रेशर ज्यादा है, कहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा? एयर में। तो जैसे ही वो एयर हम इनहेल करेंगे, एयर के अंदर चूंकि उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, लंग्स के अंदर उसका पार्शियल प्रेशर कम है, तो वो एयर से डिफ्यूज करके लंग्स में से होती हुई वो चले जाएगी एंड टू द कैपिलरीज ऑफ द एल्वेओलाई। सो एक तो ये डिफरेंस आपको समझ आ गया। दूसरा, अगर हम बात करें द अदर गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इफ यू टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, सो इन एयर, एयर के अंदर उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 0.3 millimeters of mercury, और लंग्स के अंदर यानी जो कैपिलरीज है हमारी, वहां पर जब लंग्स के अंदर जब आती है, if we talk about the lungs, so it is approximately 40 to 45 millimeters of mercury, क्लियर? तो यहां पर चूंकि लंग्स में इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का और एयर में कम है, तो इस वजह से डिफ्यूजन कैसे होगी डियर स्टूडेंट्स? फ्रॉम लंग्स टू एयर, और यहां पर कैसे होगी? फ्रॉम एयर टू द लंग्स। सो दिस इज हाउ, this is the first and very, very important factor which is involved in the transport of respiratory gases. Now, the second factor is surface area. तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा डिफ्यूजन हो सकेगी। ये हम फैक्टर पहले पढ़ चुके हैं, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रेस्पिरेटरी सरफेसेस की, तो उसमें पहला पॉइंट यही था, लार्ज सरफेस एरिया एंड मॉइस्चर, याद है आपको? सो उसी तरह से सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा, गैशियस एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा। तो उस सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए फिर अल्लाह ताला ने वहाँ पर रखा a rich network
ऑफ कैपिलरीज। अब कैपिलरीज चूंकि माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वो उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज द alveolus and it is surrounded by a network of a large number of blood vessels. तो जितनी ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगी तो उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा। इट इज अंडरस्टूड। चैप्टर नंबर 14 में एक टॉपिक आएगा, हम रेट ऑफ जो फ्लो ऑफ ब्लड और ब्लड प्रेशर, इसको हम स्टडी करेंगे ब्लड प्रेशर वाले टॉपिक में। वहां पर मजीद इसकी डिटेल आपको समझ आ जाएगी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया किस तरह से मैटर करता है। तो इन सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे कि ये एक ब्लड वेसल है, लेट्स सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, तो इसको अगर हम इसके डायमीटर के अलोंग इसको कट करें तो ये सामने इसका क्या कराएगा, क्रॉस सेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज इट्स क्रॉस सेक्शन। तो जितनी ज्यादा ब्लड वेसल्स किसी जगह पे होंगी, लेट्स सपोज कि इतनी ज्यादा ब्लड वेसल्स हैं, 5 ब्लड वेसल्स हैं, तो इन सब का जो सम होगा इसके अंदर वो इसका टोटल क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। अगर लेट्स सपोज ये एक ही ब्लड वेसल होती, लाइक आर्टरी होती या वेन होती, आर्टरी और वेन, तो ये तो सिंगल कैलकुलेट होना था। लेकिन कैपिलरीज चूंकि वो बहुत ज्यादा होती हैं, वो पूरा नेटवर्क होता है, तो उनका क्रॉस सेक्शन सबसे ज्यादा होता है। इसको मजीद जो इसकी डिटेल है, कॉन्सेप्चुअल डिटेल, वो चैप्टर नंबर 14 में भी आएगी क्रॉस सेक्शन के हवाले से। क्लियर? तो रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, इट provides large surface area। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ही आसानी है, इट इज ईज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड नंबर 3, द थर्ड फैक्टर इज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स। द थर्ड फैक्टर इज द थिकनेस of membranes involved in gaseous exchange। कि जो थिकनेस है मेम्ब्रेन्स की, it is inversely proportional to rate of diffusion। मीन्स कि अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होने का मतलब है कि वहां से कम गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि कम गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। सो जितने उसमें जो उसकी थिकनेस है वो कम होगी, उतना ही ज्यादा वो फायदेमंद होगा। क्लियर? सो दैट इज व्हाई अल्लाह हैज मेड थिन मेम्ब्रेन्स। सो देयर आर थिन मेम्ब्रेन्स involved in gaseous exchange। क्लियर? तो जितनी ज्यादा थिन होंगी उतनी आसानी से जो है वो वहां से डिफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ सकेगा, गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल हो सकेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं किसके लिए, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्लियर? अब हम आते हैं सबसे पहली गैस की तरफ, दैट इज द ऑक्सीजन। सो ट्रांसपोर्ट of oxygen। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, तो किस तरह से हमारी बॉडी में एयर से ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स में, और लंग्स से फिर आगे के टिश्यूज में किस तरह से जाती है, वो हम अभी देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, द मेजर वे थ्रू विच द oxygen is transported to the tissues is by bonding with the red blood cells, the erythrocytes। ठीक है?
जो आरबीसी से हमारे रेड ब्लड सेल्स, उनके साथ बाइंड करती है ऑक्सीजन। सो द ऑक्सीजन readily binds to the hemoglobin of erythrocytes. Erythrocytes किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? Means the red blood cells. Clear? बहुत आसानी के साथ उसके साथ बाइंड करती है and forms oxyhemoglobin. Clear? Forms oxyhemoglobin. So how this happens? Dear students, RBCs डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 के अंदर भी. So like this is the side view of the RBCs. तो इसमें 95% only hemoglobin है. It contains 95% HP. यानी 100% ऑफ जितना सरफेस एरिया वॉल्यूम उसका है आरबीसीज का, उसमें से 95% तो सिर्फ हीमोग्लोबिन है. तो अब हीमोग्लोबिन क्या करेगी? द हीमोग्लोबिन HB, इसको हम एब्रिविएट करते हैं HB के साथ. इट बाइंड्स विद O2 और इसकी जो बाइंडिंग है उसको फैसिलिटेट करता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद एक एंजाइम which is called as carbonic anhydrase. Here is carbonic anhydrase. So ACE आमतौर पर किसके साथ इस्तेमाल होता है? एंजाइम्स के साथ. चैप्टर नंबर 3 में आपको डिटेल से पढ़ाया था, तो ये प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है. ठीक है. सो कार्बोनिक एनहाइड्रेस यहां पर इसको फैसिलिटेट करेगा एंड इट विल फॉर्म HbO2, that is oxyhemoglobin. क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. ये कोई बहुत स्टेबल बॉन्ड नहीं है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ. अब यहां पर एक कानून याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट. ये बेसिकली सिर्फ उसी के साथ उस वक्त तक बाइंड रहती है जिसका पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन ज्यादा हो. सो डियर स्टूडेंट्स, एयर से जो ऑक्सीजन आ रही थी वहां पर उसका प्रेशर भी ज्यादा था और उसके अंदर एयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा थी. इस वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगी और जब ये बाइंड करती है तो तब ये कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग को रोक देगी. अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम आगे मूव करते हैं, आगे चलकर बताता हूं डिटेल के साथ कि जैसे जैसे हम ये यहाँ से ट्रेवल करते हुए पहुंचेगी टू द टिश्यू लेवल, तो टिश्यूज में जाकर जो इसका प्रेशर है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो फॉल कर जाता है. तो चूंकि अब प्रेशर कम हो गया है तो ये इस वजह से ये स्टेबल नहीं रहेगी, तो ये इसका साथ छोड़ देगी या इसे बेवफाई कर जाएगी. तो जहां टिश्यूज में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो अब वो उसके साथ बाइंड कर जाएगी. तो वहां से वो पिक कर लेगी, अब उसको साथ में अटैच कर लेगी कार्बन डाइऑक्साइड को और उसको ट्रांसपोर्ट करवाना शुरू कर देगी. तो इसके बाइंडिंग के लिए एक ही असूल है, मतलब ये किसी के साथ वफादारी उस वक्त तक रखती है जब तक कि कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा हो. तो जिस जगह के ऊपर जिस गैस की, ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की, जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये वहीं पे उस गैस के साथ बाइंड कर देगी, अदरवाइज ये डिसोसिएट हो जाएगी, उसके साथ छोड़ देगी. तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. ठीक है, यहां पर देख सकते हैं इट इज अ बाई डायरेक्शनल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन है. ये बाइंड कर HbO2 बना सकती है और ये वापस टूट कर डिसोसिएट हो जाएगी इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन. लेकिन वो कैसे, कहां पर, वो अभी आपसे उसको शेयर करता हूं.
तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक तो इसकी बाइंडिंग को कौन फैसिलिटेट कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये जो सर रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने शो किया, ये जो सी बाइंडिंग है HbO2 टू फॉर्म HbO2, ये बन रहा है लंग्स में। ये कहां पर हो रहा है? लंग्स में, यानी कि इस यहां पर आप इसको जो है वो पोर्ट्स कर सकते हैं। और HbO2 वापस टूटती कब है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में? इट हैपन्स एट द टिश्यू लेवल। कब होगा? टिश्यूज में। ये टिश्यूज में ये रिवर्सिबल हो जाएगा रिएक्शन, क्योंकि टिश्यूज में जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो कम हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो दो फैक्टर याद रखिएगा जो कि हीमोग्लोबिन को बाइंड करवाने के लिए जरूरी हैं ऑक्सीजन के साथ। एक लो टेंशन, यानी कि उसको डिसोसिएट करवाने के लिए, एक तो जैसे ही लो टेंशन होगी, मतलब कि उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो टेंशन कम हो जाएगी तो ये अलहदा हो जाएंगे। दूसरा उसकी कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन भी ऑक्सीजन की कम होगी तब इसको वो हीमोग्लोबिन के साथ जो HbO2 बॉन्ड था वो टूट जाएगा। अब एक और मजे की बात आपको बताता हूं। आपने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा? हीमोग्लोबिन और इसकी कंपोजिशन क्या डियर स्टूडेंट्स आपको याद है? इसमें इट कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स हैं। So this is, let's suppose these are the 4 polypeptide chains। ये 2 अल्फा और ये मैं शो कर रहा हूं, let's suppose for the sake of understanding just, ठीक है, these are the beta chains। और डियर स्टूडेंट्स यहां पर दरमियान में ये each have a heme group। यहां पर इनमें क्या मौजूद है? हीम ग्रुप। ये हीम ग्रुप्स हैं। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि दिस इज हीम ग्रुप। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। तो डियर स्टूडेंट्स हीम ग्रुप के साथ यहां पर जो आयरन होती है, द आयरन यहां पर बाइंड करेगी O2 ओवर हियर, यहां पर O2 एंड O2। तो अब मुझे बताएं कि एक हीमोग्लोबिन के साथ कितने O2 बाइंड किए? जी डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, सो देयर आर अटैच्ड विथ 1 hemoglobin, 1 Hb, there are attached 4 molecules of O2। कितने मॉलिक्यूल्स? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। O2 है, मॉलिक्यूलर लेवल है। लेकिन अगर मैं बात करूं एटॉमिक लेवल पे, सो 1 हीमोग्लोबिन कैन बाइंड 4 2s 8, यानी कि 8 ऑक्सीजन एटम्स। यहां पर मॉलिक्यूल्स, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, एंटी-ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो 8 ऑक्सीजन एटम्स को बाइंड कर सकती है। चलो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूं ताकि ये मिक्स ना हो जाए। ऑक्सीजन को 4 O2 एंड 8 O मीन्स एटम्स एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बात अपने जहन में रखनी है। लेकिन आमतौर पर हम यहाँ पर HbO2 इसके साथ वो सारी बात नहीं लिखते। सिंपल, चूंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो इस यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ही कंसिडर होगा। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स इसकी थोड़ी सी कलर्स की तरफ, जो कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। हीमोग्लोबिन, द कलर्स। अब हम बात करेंगे कलर्स की। कलर्स, तो कलर्स में मैं तीनों को यहीं पर मेंशन कर दूंगा। सो hemoglobin, and oxyhemoglobin, and carb amino hemoglobin। So hemoglobin Hb, oxyhemoglobin HbO2 and carb amino hemoglobin
HbCO2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट, नॉर्मल हीमोग्लोबिन इट इज पर्पलिश रेड, it is purplish red in color. Oxyhemoglobin, it is bright red, शोख चमकता हुआ, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड आमतौर पर जब निकलता है तो वो थोड़ा सा ब्राइट रेड होता है, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इट इज डार्क रेड इन कलर। क्लियर? तो ये कलर्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। आइए अब मूव करते हैं इसकी ट्रांसपोर्ट की तरफ। So, dear students, at the sea level, अब हम बात करते हैं इनकी concentrations की। At sea level, हम कराची के समंदर के साहिल पे खड़े हैं, ठीक है। At sea level, वहां पर जो concentration है ऑक्सीजन की वो 100% होती है। अगर उसमें वहां पर हम एक्सपोज करें अपने ब्लड को at the sea level, तो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर ब्लड जो है वो सैचुरेट हो जाता है, मीन्स कि हीमोग्लोबिन उस मुकम्मल तौर पर सैचुरेट हो जाएगी ऑक्सीजन से। क्लियर? सो एट सी लेवल जो कंसंट्रेशन होती है 100 ml ऑफ ब्लड की, दैट इज 100%। क्लियर? सो एट सी लेवल देयर इज 20 ml per 100 ml ऑफ ब्लड। यहां पर 20 ml ऑक्सीजन है हर 100 ml पे, लेकिन कहां पर? सी लेवल पे, जहां पर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो 100% है, ओपन एरिया। लेकिन जब हम बात करते हैं थोड़ा सा हाइट पे, जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, ये पंजाब की तरफ, फिर मर्री, नारान, कागान, गिलगित, स्कर्दू, इस तरह से आप मूव करते हैं। तो हाइट पे जैसे जैसे मूव करते चलेंगे तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता चला जाएगा, और इस पार्शियल प्रेशर कम हो जाने की वजह से अब ये जो सैचुरेशन है इसकी, उस पर फर्क पड़ जाएगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट, सो हियर द प्रेशर इज मैक्सिमम। कितना प्रेशर है? 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है स्टूडेंट्स? दैट इज 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। तो जब प्रेशर हो 1 एटमॉस्फेयर तो उसमें 100 ml, उसमें मैक्सिमम कितनी ऑक्सीजन होगी? 20 ml। लेकिन जब ये प्रेशर रह जाता है एट 115 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, यहां पर अब चूंकि प्रेशर कम हो चुका है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डियर स्टूडेंट्स यहां पर रह जाती है 98%। सो यहां पर कितनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है? यहां पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितनी थी? 100%, 20 ml पर 100 ml। यहां पर रह जाती है 98%। तो जब 98% कंसंट्रेशन रह जाएगी, इट मींस 98%। So this 98% means 98% मतलब पर 100 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम कितनी थी हमारे पास? 20 ml। तो जब हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल गिव 19.6 ml, दैट इज पर 100 ml। सो इस प्रेशर के ऊपर तकरीबन 115 मिलीमीटर के ऊपर कितनी ऑक्सीजन बाइंड कर सकती है, कितनी वो सैचुरेट हो सकती है? दैट इज 19.6 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। और डियर स्टूडेंट्स, लंग्स की अगर हम बात करें, इन लंग्स तो प्रेशर कितना है? लगभग 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी का, 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी हमने बात की थी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट कंप्लीटली सैचुरेटेड है, तकरीबन यही सैचुरेशन अटेन होती है। एट दिस प्रेशर वी हैव गॉट अबाउट 96 to 98% ऑक्सीजन हमारे अंदर मौजूद है। तो ये इससे ऊपर जितना भी प्रेशर होगा तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो दैट इज नॉर्मल।
आपने कभी पल्स ऑक्सीमीटर चेक करवाया होगा या देखा होगा, वो उस पर जैसे देखते हैं वो ऑक्सीजन सैचुरेशन बता रहा होता है। सो 96, 97, 98, 99 दैट इज़ एनफ, ठीक है, ये नॉर्मल है। सो 96 to 98% इतनी रह जाती है लंग्स के अंदर आकर, जो एक नॉर्मल है। ये कंसंट्रेशन और ये प्रेशर 100 मिलीमीटर के ऊपर भी जो है वो हीमोग्लोबिन बआसानी बाइंड कर सकती है। सो एट दिस प्रेशर द हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू ऑक्सीजन रेडिली, HBO2 बना दिया। लेकिन यहां से वो डिफ्यूज करके जब वो ब्लड में गई, ब्लड से होते हुए फिर जैसे जैसे वो टिश्यूज में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो टिश्यूज में जाते हैं जब इन टिश्यूज, जब हम टिश्यू लेवल की बात करें डियर स्टूडेंट्स, सो इन टिश्यूज द प्रेशर रिमेन्स 60 mm। अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रह जाता है? 60 mm ऑफ Hg, मतलब कि कम हो चुका है। कहाँ वो 100 था लंग्स में और टिश्यूज के अंदर वो 60 रह गया। एटमॉस्फेयर में वो कितना था? काफ़ी ज़्यादा हाई था। सो डियर स्टूडेंट्स एट दिस लेवल द हीमोग्लोबिन अब ये उसके साथ ज़्यादा देर तक वो बाइंड नहीं रह सकती। तो क्या होगा? सो दिस HBO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट्स इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, और ये फेवर करता है, दैट इज फेवरेबल, ये हमें फायदा है इसका, क्योंकि यही फिर ऑक्सीजन कहां पर जाएगी? इट विल मूव टू द सेल्स, यहां से सेल्स में आसानी के साथ जा सकेगी। क्लियर? तो ये अल्लाह ताला ने एक बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज्म रखा। आप जितनी मर्जी हाइट पे भी चला जाए तो कम से कम वहाँ पर इतनी ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है कि आप एक नॉर्मल इंसान जिंदा रह सकें। ठीक है, तो मैक्सिमम हमें 95, 96, 97, 98, 99 भी, ये इतनी % सैचुरेशन भी ऑक्सीजन की चलती है। क्लियर? सो 92 से अबव होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं आने चाहिए, वो फिर थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, उससे फिर कोई डिफरेंट और तरह के जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। सो दिस इज हाउ, सो किस तरह से ट्रांसपोर्ट हुई डियर स्टूडेंट्स? बाय बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन, आरबीसीज के साथ बाइंड किया। अब इसको बाइंड करवाने के लिए ऑक्सीजन को 3 मेम्ब्रेन्स से गुजरना पड़ा है। वो किस तरह से डियर स्टूडेंट्स? लेट अस सी। तो एक तो दिस इज alveolar membrane, ये इसके epithelium। क्लियर? एक तो यहां से, और फिर इसके बाहर क्या मौजूद है? इसके बाहर मौजूद है, आई एम ड्राइंग दिस द कैपिलरी। सो ये कैपिलरी की मेम्ब्रेन भी है, 2 मेम्ब्रेन्स होगी। अब कैपिलरीज के अंदर क्या है? देयर इज द रेड ब्लड सेल। सो रेड ब्लड सेल क्या है? यूकैरियोटिक सेल है, तो मतलब ये इसकी भी मेम्ब्रेन है। तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए जो ऑक्सीजन यहां से आई थी उसको कितनी मेम्ब्रेन्स से गुजरना पड़ा? एक एल्वेओलर मेम्ब्रेन, दूसरी इस ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन, और तीसरी इस रेड सेल की मेम्ब्रेन। सो 1, 2 and 3, तो तब वो जाकर बाइंड, और ये एक्सट्रीमली थिन है, ये बहुत ही बारीक मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने बनाई है कि आसानी के साथ ये डिफ्यूज कर सके, और फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बैक टू द एल्वेओलर ये जा सके। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसीज हैं उनमें सबसे कम बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त वो 2 ऑर्गन्स की है, ब्रेन एंड द हार्ट। ये सबसे कम कुव्वत बर्दाश्त रखते हैं ऑक्सीजन के लेवल्स अगर कम हो जाएं तो इनकी फौरी तौर पर सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है। सो स्टार्ट कहाँ से काम हुआ? एयर्स यानी एल्वेओलाई तक पहुंची, एल्वेओलाई से फिर वो चूंकि पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, द फर्स्ट थिंग यहाँ पर लंग्स के अंदर आकर पहुंच गया 100। ठीक है, सो ये डिफ्यूज़ करके अंदर आ गई आरबीसीज में, यहाँ पर वो HBO2 उसके बनी, फिर यहाँ से ये होती हुई जाए कि कैपिलरी से विन्यूल्स, एंड विन्यूल से फिर वेन, और ये कौन सी वेन? फिर दैट इज़ द पल्मोनरी वेन, और ये हार्ट में जाएगी। ठीक है, और तो पल्मोनरी वेन वाहिद अस्सी वेन है, मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 14 में हम डिस्कस करेंगे हार्ट में कि ये वाहिद अस्सी
यानी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर? तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है कहाँ पर? हार्ट में, और हार्ट से फिर वो एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? तो ये अब जाते हुए यहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करता चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को देता चला जाएगा एंड मूव्स ऑन। क्लियर? और कुछ थोड़ी बहुत ऑक्सीजन, याद रखिएगा, मैक्सिमम किस तरह जा रही है? HbO2 की शक्ल में, कुछ थोड़ी बहुत प्लाज्मा के अंदर भी डिसॉल्व होकर चली जाती है। ठीक है? सो दिस इज हाउ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ येलो बॉक्स। इसी टॉपिक के बिल्कुल एंड के ऊपर एक येलो बॉक्स दिया गया है, उसमें बताया गया है स्कूबा डाइवर्स का। स्कूबा तो आपने देखा तो होगा, स्कूबा। सो बेसिकली स्कूबा इट इज द एब्रिविएशन ऑफ, ये एब्रिविएशन है सेल्फ कंटेन्ड underwater breathing apparatus. Clear? SCUBA, सेल्फ-कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस। इसको ये शॉर्ट फॉर्म में इसको स्कूबा कहा जाता है। आपने देखा होगा डाइवर्स को, वो पीछे सिलेंडर लटकाया होता है और वो सूट पूरा पहना होता है और वो गॉगल्स ईच एंड एवरीथिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे लॉजिक क्या है? द लॉजिक इज, हमने बात की कि जब हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब हम सी लेवल से नीचे आते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एट एवरी 100 फीट, हर 100 फीट पे द डाइवर एक्सपीरियंसेस 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 3 एटमॉस्फेयर्स। सी लेवल पे कितने? 1 एटमॉस्फेयर हमने बात की। तो हर 100 फुट नीचे जाने पे 3 एटमॉस्फेयर का प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है, जो कि काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि पानी ऊपर, पानी का अपना ही बहुत वजन है भाई, प्रेशर है। तो प्रेशर जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने में बड़ी फिर डिफ़िकल्टी होगी। तो जिंदा तो रहना है, तो फिर ऐसी कंडीशंस में फिर क्या किया जाता है कि वो एक सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। सो देयर इज़ अ सिलेंडर और इसके अंदर ऑक्सीजन इसको मिक्स किया जाता है किसी नॉन रिएक्टिंग गैस के साथ, जो इसके साथ रिएक्ट ना किया जाए, और उसके साथ प्रेशर को एडजस्ट किया जाता है। आमतौर पर जैसे कि हीलियम इसके साथ मिक्स करके, और इसका जो प्रेशर है उसको हाई रखा जाता है सी लेवल से। जो सी लेवल पे प्रेशर आ रहा है उससे हाई रखेंगे तो तभी वो जो एयर है यहां से, जो पाइप के जरिए वो उन्होंने यहां पर लगाई होती है, तो एयर लंग्स के अंदर जा पाएगी। तो तभी इसी सूरत में ही जो वो डाइवर है वो जिंदा रह पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगी तो तभी वो जिंदा रहेगा। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर ऐसा ना हो तो लंग्स, जो हमारी चेस्ट है, वो एक्सपैंड ही नहीं करेगी, क्योंकि नीचे जाने से उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है सी लेवल पे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि प्रेशराइज्ड ब्रीथिंग करवानी पड़ेगी। इसी तरह से जैसे कि आपने देखा हुआ है कि वो लाइक एरोप्लेन चलाते हैं, मतलब कि जहाज़ चलाने वाले जो पायलट्स होते हैं, तो उनका जो कैबिन होता है वो अनप्रेशराइज्ड होता है। तो उस अनप्रेशराइज्ड कैबिन में जो फिर उन्होंने, आप कभी भी नहीं ऐसा देखेंगे उन्होंने विदाउट मास्क वो उनसे जो है वो उसके बगैर वो राइड कर रहे हों, तो या तो वो उन्होंने साथ में प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे होंगे मिक्स विद सम अदर गैस, नॉन रिएक्टिंग गैस, या फिर उस कैबिन को ही प्रेशराइज्ड बनाया जाता है, ठीक है, कि ताकि वो आसानी से सांस ले सकें। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ऐसा ना हो तो, क्योंकि गैसेस कैसे मूव करती हैं, हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। बाहर से प्रेशर ज़्यादा होगा, लंग्स में कम प्रेशर होगा, तो तभी बाहर से अंदर की तरफ आ सकेंगी। क्लियर? तो ये था स्कूबा के हवाले से। और यहाँ पर याद रखिएगा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के हवाले से, कि जैसे जैसे हम एल्वेलाई से विनियोल्स, और विनियोल से फिर पल्मोनरी वेन्स, और वहाँ से
टुवर्ड्स द एट्रिया, देन वेंट्रिकल्स, देन एओर्टा, वहाँ से फिर पूरी बॉडी में। तो जैसे जैसे टिश्यूज़ में पहुँचते जाते हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन की टेंशन और कंसनट्रेशन लो होगी तो ये फेवर करेगी हीम HBO2 को कि वो डिसोसिएट हो सके, जैसा कि हमने यहाँ पर मेंशन किया था कि इसको डिसोसिएशन कहाँ पर होनी है, टिश्यूज़ लेवल पे, क्योंकि टिश्यू लेवल के ऊपर जो प्रेशर है वो 60 मिलीमीटर्स या इससे भी कम हो जाता है। तो मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन किसका साथ देती है, जिसके पास ताकत ज़्यादा, मतलब जिसका प्रेशर ज़्यादा। तो लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा था तो उसने उसका साथ दिया। टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का प्रेशर और कंसंट्रेशन कम हो गई, उसकी टेंशन कम हो गई तो उसने उसका साथ छोड़ दिया, बेवफाई की। और टिश्यूज़ में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर और उसकी टेंशन ज़्यादा होती है तो इस तरह से उसको अपने साथ वो बाइंड कर लेती है और अब उसके साथ चल पड़ती है हीमोग्लोबिन। लंग्स में आकर फिर वहाँ पर उसकी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है वो कम पड़ जाता है, वहाँ पर उसका साथ भी छोड़ देती है। तो ये तो सिर्फ जिसका प्रेशर है ये उसी के साथ रहेगी। क्लियर, हीमोग्लोबिन। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन एज वेल एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।